बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़। इससे पहले आप इस कहानी की 31 साल सुन चुके हैं और अब किस नंबर 32 मुलाहिजा फरमाएं। कौन हो जी तुम? मैंने अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा। क्या बात है, हम कहाँ ले जावत हो? पुलिस स्टेशन। उसने कहा, क्यों, हम क्या पूरिया डाकू लागत है? किसी की बहू बेटिया को उठाया हूँ क्या? मैंने बालादा सोने की कोशिश करते हुए कहा, तुम हत्यारे हो। उसके होठों से सरसराती आवाज निकली। बहुत दिनों से कत्लो गारत मचा रखी है तुमने, बड़े बड़े सुरमाओं को बिछाड़ा है तुमने, मगर अब तुम्हारा टाइम पूरा हो चुका है। चोपड़ा के हाथों से बचकर नहीं जा सकोगे तुम। उसने जेब से पिस्तौल निकाल लिया। मैं पहचान लिया गया था। यह गनीमत था कि वो अकेला था, उसे निमटना ज्यादा मुश्किल नहीं था। मैं खौफजदा का तासर देते हुए बेबसी से इधर उधर देखने लगा। मैं हार गया भैया, मैंने शिकस्त खुर्दा लहजे में कहा। पर एक बात तो बता, तुम्हें होटल की उस लौंडिया ने मेरे बारे में बताया था, उसने मुझे कैसे पहचाना? एक रोज पहले तुम राधा के साथ यहाँ आए थे और बेला भी तुम्हारे पीछे पहुंच गई। बेला ने तुम्हें गर्दन पर स्याह निशान की वजह से पहचाना था और उसने ये बात तुमसे कही थी, जिसे उस वेटर्स ने सुन लिया था। और आज उसने तुम्हें गर्दन के उसी स्याह निशान की वजह से पहचाना है। ये लौंडिया कभी कभी हमारे लिए काम करती है। इत्तेफाक से उस वक्त मैं यहाँ मौजूद था, इसलिए मुझे बता दिया। अब तुम्हारा फायदा इसी में है कि शराफत से मेरे साथ चलो। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। भागेंगे मेरे दुश्मन, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मगर जरा रुक जाओ, राधा को भी आ लेने दो। हम दोनों एक साथ मरण जीवन की कसम खाई है, मैंने कहा। और फिर उसके पीछे देखते हुए बोला, लो वो आ गई राधा। उसने पीछे मुड़कर देखा और मैं उसी वक्त हरकत में आ गया। उसका पिस्तौल वाला हाथ पकड़कर उसको जोर का झटका दिया कि ना सिर्फ पिस्तौल उसके हाथ से छूटकर फुटपाथ के किनारे नाली में जा गिरा, बल्कि वो खुद भी कराता हुआ दोहरा हो गया। मैंने उसके पेट पर जोरदार ठोकर मारी और उसे गिराकर एक तरफ को भाग निकला, लेकिन उसने भी संभल कर मेरे पीछे दौड़ लगा दी। उसने दूरी से छलांग लगाई। मैं उसकी जद में आ गया और लड़खड़ा कर मुंह के बल गिरा, लेकिन इससे पहले कि वो मुझ पर काबू पा सकता, मैं संभल गया और उसे टांगों पर उठाकर पूरी कुव्वत से उछाल दिया। वो सड़क पर गिरा। उसके साथ ही ब्रेकों की तेज चिड़चिड़ाहट की आवाज सुनाई दी और उस शख्स की चीख सुनाई दी। मैंने अपनी जगह से उठते हुए उस तरफ देखा। तेज रफ्तारी से आने वाली एक कार उसके ऊपर चढ़ गई। कार के अगले दोनों पहिए उसे कुचलते हुए आगे निकल गए और वो पिछले पहिए के नीचे दब गया था। लोग कार की तरफ दौड़े और मैंने उठकर एक तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन चंद ही गज आगे निकला था कि एक आदमी ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया और उसके साथ ही एक नुस्वानी आवाज मेरी समाज से टकराई। उस तरफ जल्दी, तेज भागो। वो एक लड़की थी जो मेरा हाथ पकड़कर दौड़ती हुई एक तंग और तारीक सी गली में दाखिल हो गई। अंधेरे में उसका चेहरा दिखाई नहीं दिया। मैंने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि वो कौन है। मेरे लिए इतना ही काफी था कि वो मेरी हमदर्द थी और मुझे उस मुसीबत से निकालना चाहती थी। लोगों ने मुझे और चोपड़ा को लड़ते हुए देखा था। मैंने चोपड़ा को धक्का देकर सड़क पर गिराया था और कार ने उसे कुचल दिया था। मेरा ख्याल था कि कुछ लोग मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे भी दौड़ेंगे, लेकिन मेरा ख्याल गलत निकला। आसपास मौजूद सभी लोग कार की तरफ दौड़े। वो लड़की मुझे खींचती हुई एक और अंधेरी गली में मुड़ गई। उसने अब भी मेरा हाथ पकड़ रखा था। तकरीबन 50 गज का फासला तय करके गली से निकलकर जब हम रोशनी में पहुंचे तो वो लड़की रुक गई। आगे बाजार था और बाजार में इस तरह दौड़ना हमें मशकूक बना सकता था। रोशनी में पहुंचकर मैंने गर्दन घुमाकर उस लड़की की तरफ देखा तो उछल पड़ा। वो समित्रा थी, अचालचवाल मंदिर के पुरोहित पंडित भैरू सिंह की रखेल, जिसने 2-2.5 महीने मेरी खिदमत की थी। समित्रा? समित्रा मुस्कुरा दी। मुसलसल दौड़ते रहने से उसका सांस फूल गया था। उसने अब भी मेरा हाथ पकड़ रखा था। समित्रा, तुम जिंदा हो? यहाँ बात करने का मौका नहीं, समित्रा ने मेरा हाथ दबाते हुए कहा। मेरी गाड़ी उस मोड़ के दूसरी तरफ खड़ी है, हम इस इलाके से निकल जाएं तो बात करेंगे। हम तेज तेज चलते रहे। मोड़ घूमकर तकरीबन 50 गज आगे शॉपिंग सेंटर के सामने वो नीले रंग की एक फियाट कार के करीब रुक गई। कंधे पर लटकते हुए बैग से रिंग निकाला, ड्राइवर साइड का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई और पैसेंजर सीट की तरफ झुकते हुए उसने दरवाजे की लाक नाब हटा दी। मैं दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। समित्रा ने इंजन स्टार्ट करके कार एक झटके से आगे बढ़ा दी और यू टर्न लेते हुए उसे मेन रोड पर ले आई। उसका रुख उस मुकाम के मुखालिफ सिमत में था जहां हंगामा हुआ था और हम जल्दी उस इलाके से दूर निकल आए। मैं समित्रा की तरफ देख रहा था। उसने नीली जीन्स और सफेद ओपन शर्ट पहन रखी थी। वो मुझे पहले से कहीं ज्यादा हसीन लग रही थी। समित्रा को देखकर मुझे वाकई ही बड़ी हैरत हुई। मैं तो अब तक यही समझ रहा था कि वो भी मंदिर की आग में जलकर राख हो चुकी होगी। मुझे हैरत हो रही है, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मैं तो समझा था शायद तुम लोग भी। हम सब बच गए थे। समित्रा ने मेरी बात काट दी। मेरा मतलब है मैं, ललिता और पंडित जी। अगर हम चंद मिनट मंदिर में रह जाते तो दूसरों के साथ हम भी जलकर भूसम हो चुके होते। तुमने मुझे पहचाना कैसे? मैंने पूछा।
2-2.5 महीने मंदिर में हमारे साथ रह चुके हो, सुमित्रा ने जवाब दिया। आखिरी मर्तबा जब तुम मंदिर वाले बंगले से निकले थे तो तुमने सर, दाढ़ी, मूंछें और बवें तक साफ कर दी थी और ये शुभ काम मेरे ही हाथों अंजाम पाया था। लेकिन वो मुस्कुराई और मेरी तरफ देखते हुए बोली, लेकिन इससे पहले तुम उस सुलिये में थे, इसलिए इस वक्त तुम्हें देखकर मुझे पहचानने में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई थी। मैं बताती हूँ, उसने मेरी बात काट दी। मैंने तुम्हें उस रेस्टोरेंट में दाखिल होते हुए देख लिया था। मैं सामने की तरफ से आ रही थी। मैं भी तुम्हारे पीछे रेस्टोरेंट में दाखिल होना चाहती थी, लेकिन दरवाजे की साथ वाली मेज पर चोपड़ा को एक चुड़ैल के साथ बैठे देखकर मैंने अपना इरादा बदल दिया। चोपड़ा वही हरामी जिससे अभी तुम्हारा दंगा हुआ था। उसने मुझे अपना नाम बताया था। मैंने कहा, लेकिन क्या तुम उससे पहले से जानती थी? वो शंकर के पाले हुए चंद हरामियों में से एक है, सुमित्रा ने कहा। था, मैंने तस्दीक की। तुम भी देख चुकी हो कि वो कार के नीचे आकर कुचला गया था और अब तक नर्क में पहुंच चुका होगा। भगवान करे ऐसा ही हो, वो बोली। बहरहाल मैं बाहर कुछ दूर मोड़ पर रुककर तुम्हारे आने का इंतजार करती रही और जब तुम बाहर निकले तो चोपड़ा भी तुम्हारे पीछे ही था। मेरा माथा ठिंका और मैं भी तुम दोनों के पीछे चलने लगी और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, ये भी अच्छा हुआ कि वो अकेला था। अगर उसके साथ कोई और होता तो शायद फिर मुझे भी मुदाखलत करनी पड़ती। क्या मतलब? मैंने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। मैंने कंधे पर लटके हुए बैग में पिस्तौल पर हाथ रखा हुआ था। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन इसकी जरूरत पेश नहीं आई। तुम अकेले ही उसके लिए काफी साबित हुए। अब तक तो उन पर भारी पड़ रहा हूँ। बहरहाल अब तुम बताओ, तुम लोग मंदिर से कैसे निकले? मैंने पूछा। कैंप की तबाही की खबर हमें सुबह 11 बजे के करीब मिल गई थी, सुमित्रा बता रही थी। गुरु को न जाने किस बात का अंदेशा था कि उसने वहां से भागने की तैयारी कर ली। सोना, रुपया और जरूरी चीजें समेटकर हम बंगले में आ गए और सुरंग का रास्ता अंदर से बंद कर दिया और फिर वही हुआ जिसका डर था। शाम को थोड़ी देर बाद नागराज के आदमी मंदिर पहुंच गए। उन्होंने दरवाजा बंद करके मंदिर के अंदर हर तरफ पेट्रोल छिड़क दिया। उस वक्त मंदिर में सैकड़ों यात्री मौजूद थे, बच्चे भी, बूढ़े भी और औरतें भी। एक उन्होंने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की तो नागराज के किसी आदमी ने गोली चला दी। मंदिर के अंदर भगदड़ मच गई, लोग कुचले गए। नागराज के आदमी पेट्रोल छिड़कते और गोलियां चलाते रहे और फिर उन्होंने बाहर निकलते हुए आग लगा दी। दरवाजे बाहर से बंद कर दिए, बाहर भी पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई। जब ये सब कुछ हो रहा था मैं कुछ चीजें लेने के लिए गुरु के ऊपर वाले कमरे में गई हुई थी। मैंने गुरु को बताया तो हम एक लम्हा जाया किए बगैर वहां से भाग निकले। उस गाड़ी का इंतजाम दिन ही में कर लिया गया था। हम बर वक्त वहां से निकल आए थे क्योंकि थोड़ी देर बाद देखते ही देखते मंदिर की तमाम इमारतों में आग भड़क उठी थी। वो बंगला जहाँ मैं तुम्हें ले जा रही हूँ गुरु बैरू की मलकियत है, जिसने 2 साल पहले बनवाया था। उस बंगले की तामीर के लिए मुख्तलिफ शहरों से मजदूर और कारीगर मंगवाए गए थे। बंगले की तामीर के बाद वो सब मजदूर और कारीगर यके बाद दीगरे पुरस्कार तौर पर हलाक हो गए, क्योंकि गुरु नहीं चाहता था कि उस बंगले के तय खानों का कोई राजदार जिंदा रहे। किसी को कभी ये मालूम नहीं हो सका कि वो बंगला पंडित भैरू सिंह की मलकियत है और यही वजह है कि आज हम बड़े सुकून से वहाँ जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि नागराज यही समझ रहा है कि पंडित भैरू भी मंदिर की आग में भस्म हो गया है। पंडित भैरू ने यह नहीं सोचा कि नागराज ने मंदिर को आग क्यों लगाई थी। मैंने पूछा। नागराज को पता चल गया था कि तुम 2-2.5 महीने तक उस मंदिर में छुपे रहे हो। 1-2 रोज तक वहीं थे, सुमित्रा ने जवाब दिया। और नागराज को यह बात किसने बताई थी? पंडित भैरू को किस पर शुबा था? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। उसका पहला शुबा तुम पर था, सुमित्रा ने कहा। उसका ख्याल था कि कैंप में धमाकों के बाद तुम पकड़े गए हो और नागराज ने तशद्दुद करके तुमसे सब कुछ मालूम कर लिया है। उसे बड़ा दुख हुआ था, लेकिन कई रोज बाद ये इंकिशाफ हुआ कि नागराज को ये राज छमिया ने बताया था, जो जख्मी हालत में उसके हाथ लग गई थी। अब गुरु को ये अफसोस हो रहा था कि उसने तुम्हारे बारे में ऐसा क्यों सोचा था। तुम्हारे बारे में सुनते रहते थे, गुरु तुमसे राब्ता करना चाहता था, मगर तुम तो छल्लावा थे, अभी यहाँ अभी वहाँ। मैं और ललिता तुम्हारी खोज में फिरती रही थी। ये भी अच्छी बात है कि हमारे बारे में कोई भी नहीं जानता था कि हम पंडित भैरू सिंह की दासियां हैं, इसलिए हम आजादी से घूमती रही हैं। ललिता तो तुम्हारी खोज में बेला के जरिए शंकर तक पहुंच गई और आरामी शंकर ने गला घोंटकर उसे हलाक कर दिया। सुमित्रा की आवाज बर्रा गई। वो खामोश होकर गहरे गहरे सांस लेने लगी। ओह, ये कब की बात है? मैं चौंक गया। तकरीबन 1 महीना पहले की बात, सुमित्रा ने जवाब दिया। बाद में पता चला था कि ललिता ने शंकर को हरामी कहकर उसके मुंह पर थूक दिया था। उसने तैश में आकर ललिता का गला घूंट दिया और अब मैं गुरु के साथ अकेली हूँ। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, गुरु तुम्हें देखकर बहुत खुश होगा। 1 मिनट, मैंने कहा। अगर मैं अपनी 1-2 साथियों को हमरा ले लूं तो पंडित को कोई एतराज तो ना होगा। दरअसल मेरी वजह से उन लोगों की जिंदगियां भी खतरे में है। मेरे ذहन में अचानक ही ख्याल आया था कि रेस्टोरेंट की वेटर्स ने मुझे पहचान कर चोपड़ा को बता दिया था। इससे पहले मैं वेटरेस से रत्ना के बारे में दरियाफ्त किया था। अगर उसे शुबा हो गया तो वो रत्ना से मेरा कोई ना कोई ताल्लुक जोड़ने की कोशिश जरूर करेगी और ऐसी सूरत में रत्ना का मकान महफूज नहीं था।
गुरु को क्या एतराज होगा, समित्रा ने कहा। वो तो तुम्हें देखकर बहुत खुश होगा। तो फिर कार को अगले चौक में बाईं तरफ मोड़ लो, मैंने कहा। तकरीबन 15 मिनट बाद फियाट रत्ना के मकान के सामने रुकी। दरवाजा खुलने पर समित्रा मेरे साथ ही अंदर आ गई। उसे देखकर रत्ना वगैरह की आंखों में उलझन सी तैर गई। मैंने उन्हें सूरत-ए-हाल से आगाह करते हुए कहा, हो सकता है 2-3 घंटों तक वो लोग कोई नतीजा अखज़ ना कर सके, लेकिन उसके बाद ये जगह हमारे लिए महफूज नहीं रहेगी, इसलिए तुम लोग हमारे साथ चलो। रत्ना तो फौरी अपनी चीजें समेटने लगी। राधा भी तैयार हो गई, लेकिन लक्ष्मी हमारे साथ जाने को तैयार न थी। मैंने जीवन में सिर्फ एक आदमी से प्रेम किया था और वो था शंकर, लक्ष्मी ने कहा। उसके लहजे में बड़ी तकलीफ थी। वो भी मुझे बहुत चाहता था, मगर 2 साल पहले एक मामूली सी बात पर हमारा झगड़ा हुआ और उसने मुझे बड़े बाजार में रुसवा कर दिया। मैं अगर उसकी तरफ लौट जाती तो वो सब कुछ भूल जाता और मेरे चरणों में गिरकर माफी मांगता, मगर मेरे सीने में तो इंतकाम की आग सुलग रही थी और मैं 2 साल तक उसी आग में जलती रही और मिलाकर मैंने उसे अपने हाथों ही से खत्म कर दिया। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं तो अब भी उसे उतना ही चाहती हूँ जितना पहले दिन चाहती थी। नहीं ना जी, वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, तुम लोग जाओ, भगवान तुम सब की रक्षा करे, तुम्हें कोई कष्ट ना उठाना पड़े। मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकती, मैं वापस जा रही हूँ। शंकर के आदमी यकीनन मेरी तलाश में होंगे। मैं अपना जीवन देकर ही अपने उस अपराध का प्रायश्चित कर सकती हूँ। हम सब अजीब सी नजरों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हम सब ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने हमारी एक ना सुनी और हमसे पहले ही मकान से निकल गई। 5 मिनट बाद हम लोग बाहर निकले। मैंने गली में इधर उधर देखा। लक्ष्मी रात की तारीकी में कहीं गायब हो चुकी थी। पंडित भैरू मुझे देखकर वाकई बहुत खुश हुआ था और मैं उसे देखकर हैरान और शशदरा रह गया। वो किसी तरफ से भी मंदिर का पुजारी नहीं लगता था। बेहतरीन तराश का ग्रे कलर का पैंट सूट, क्लीन शेव, मुचरब चेहरा और चमकती हुई आंखें, और सर पर तकरीबन 3 इंच लंबे बाल थे जो बड़े सलीके से सेट थे। पैरों में चमकते हुए कीमती स्लीपर और हाथ में खूबसूरत वॉकिंग स्टिक। वो किसी तरह भी पुजारी नहीं लगता था। अलबत्ता इस हुलिये में उसे बड़ी आसानी से कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन या किसी एस्टेट का राजा समझा जा सकता था। मेरे साथ राधा और रत्ना की मौजूदगी पर उसने कोई एतराज नहीं किया था, बल्कि वो खुश हुआ था कि मैं उन्हें भी अपने साथ ले आया था। एक सरसब्ज पहाड़ी पर वाकई ये 2 मंजिला बंगला बहुत बड़ा था। इसके चारों तरफ तकरीबन 10 एकड़ जमीन थी जो ऊंची 4 दीवारी से घिरी हुई थी। मैं रात के वक्त बाहर का हिस्सा तो नहीं देख सका, लेकिन पंडित भैरू हमें बंगले के अंदर घुमाता रहा। ग्राउंड फ्लोर पर निस्फ दर्जन वसीउ अरीज बेडरूम थे जो हर किस्म के साजो सामान से आरास्ता थे। पंडित भैरू का कमरा तो इशरत कदा ही लगता था। उसने अपनी अयाशी का हर सामान यहाँ लाकर रखा हुआ था। बरगदियाल कमरा बहुत वसीउ अरीज था। उसके एक तरफ जदीद तरीन बार का सेंटर बना हुआ था, जिसके पीछे दीवार के साथ शेल्फ में बढ़िया तरीन इंग्लिश शराब की बोतलें सजी हुई थी। ऊपर की मंजिल पर भी तकरीबन इतने ही कमरे थे। वहाँ भी हाल कमरे के एक हिस्से में छोटा सा शराब खाना बना हुआ था, लेकिन बैरू ने इस वक्त हमें वो तय खाना नहीं दिखाया। अलबत्ता मुझे एक ऐसे कमरे में ले आया जिसे देखकर मैं मजीद हैरान हुए बगैर ना रह सका। पंडित बैरू ने अपनी हिफाजत का पूरा इंतजाम कर रखा था। उस कमरे में कई मॉनिटरिंग सेट रखे हुए थे। हर सेट की स्क्रीन पर बंगले के बैरूनी हिस्सों के मुख्तलिफ मनाजिर दिखाई दे रहे थे। गेट पर भी कैमरे लगे हुए थे। कोई शख्स नजरों में आए बगैर दाखिल नहीं हो सकता था। अगर कोई किसी तरह फसील से कूदने में कामयाब हो भी जाए तो इस कमरे में एक अलार्म बज उठता था। उस अलार्म का एक कनेक्शन बैरू के बेडरूम में भी था। रात को उसका स्विच ऑन कर दिया जाता था। पंडित भैरू मुझे ये सारा सिस्टम समझा रहा था और इधर समित्रा राधा और रत्ना को बंगले के बारे में बता रही थी। मिलाकर हम सब हाल के कमरे में जमा हो गए और समित्रा भोजन तैयार करने के लिए किचन में घुस गई। मेरी हैरत किसी तरह खत्म नहीं हो रही थी। पंडित भैरू जिसे मंदिर में देखकर घिन और कराहत आती थी, ऐसा मॉडर्न साबित होगा मैं सोच भी नहीं सकता था। खाने की मेज पर इस्तेमाल होने वाली कराकरी भी चीन और जापान की थी। इस आलीशान बंगले में कोई भी चीज हिंदुस्तानी नजर नहीं आ रही थी। राधा और रत्ना को अगरचे अलग अलग कमरे दिए गए थे, मगर वो एक ही कमरे में सोई थी। मैं और पंडित भैरू रात को देर तक हाल में बैठे बातें करते रहे। वो शराब की चुस्कियां भी लेता जा रहा था और जाहिर है मुझे इस चीज से कोई दिलचस्पी ना थी। पंडित भैरू को सबसे ज्यादा फिक्र नागराज की थी। मैं सारी जिंदगी इस तरह खौफ के साए में नहीं गुजार सकता, वो कह रहा था। जब तक नागराज जिंदा है मेरे सर पर भी तलवार लटकी रहेगी। मेरे तमाम वफादार साथी उस रात आग में भस्म हो गए। उनमें कोई भी जिंदा नहीं बचा। मुझे तुम्हारी तलाश थी। तुम्हारी खोज में ललिता भी जीवन खो बैठी। मैंने ये सब कुछ बड़ी मेहनत से बनाया है और इसे छोड़कर नहीं जा सकता। उसने इधर उधर देखा, फिर बात जारी रखते हुए बोला, लेकिन जब तक नागराज जिंदा है मैं इस दौलत से फायदा नहीं उठा सकता। ये आलीशान बंगला मेरे लिए खूबसूरत कैद खाना है। आजाद होते हुए भी मैं इस बंगले से बाहर नहीं निकल सकता। वो एक बार फिर खामोश हुआ और चंद लम्हों बाद कहने लगा, मैंने तुम पर विश्वास किया है। एक ऐसे वक्त में तुम्हारी मदद की जब मौत के देवता तुम्हारा ताकुब कर रहे थे। बेशक तुमने मेरी मदद की है।
मेरे दुश्मनों के खिलाफ सफ आरा हो गए। मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाली तुमने। मेरी खातिर बहुत कुछ किया। नागराज के आदमियों को चुन चुन कर हलाक कर दिया। हमारा भी बहुत नुकसान हुआ, मगर आज भी हम उस जगह खड़े हैं जहाँ पहले दिन थे। मैं तुम्हारी तरफ से फिक्र मानता, लेकिन अब तुम आ गए हो तो हमें मिलकर सोचना होगा। नागराज यहाँ से भागने का मंसूबा बना रहा है। अगर वो निकल गया तो फिर हमारे हाथ नहीं आएगा। हमारी सारी मेहनत रायगां जाएगी। जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं हो जाता, उस वक्त तक मैं अपने आप को गैर महफूज समझता रहूंगा। और तुम्हारी जिस मकसद के लिए ये जंग है वो भी पूरा नहीं होगा। हमें उसका सर कुचलना होगा। मैंने नागराज का ठिकाना मालूम कर लिया है। मैंने उसके खामोश होने पर कहा, सिर्फ 1-2 दिन की बात है, उसके बाद तुम्हें भी आजादी मिल जाएगी और मेरा मकसद भी पूरा हो जाएगा। लेकिन मुझे हैरत है कि तुम अब तक यहाँ क्यों टिके हुए हो। तुम्हारे पास इतनी दौलत है, तुम कहीं भी जाकर ऐश की जिंदगी गुजार सकते हो। ना तो मैं ये सब कुछ यहाँ छोड़ सकता हूँ और ना ही साथ ले जा सकता हूँ। मेरे साथ आओ। वो कहते हुए उठ गया। हम उसके बाथरूम में आ गए। बाथरूम में घुसकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। बड़ी शानदार फिटिंग्स लगी हुई थी। एक तरफ संगमरमर का बहुत बड़ा टब था। उसने दीवार पर लगी हुई एक नाब दबा दी। बाथ टब ऊपर उठता चला गया। उसके नीचे सीढ़ियां थी। वो तहखाना देखकर मेरी आंखें हैरत से फैलती चली गई। बहुत वसी व अरीज और बहुत शानदार तहखाना था। वो मुझे एक वसी कमरे में ले गया। उस कमरे का मंदिर देखकर मैं पलकें झपकना भूल गया। दीवारों में शीशे के दरवाजे पर बड़ी बड़ी अलमारियां बनी हुई थी और उन अलमारियों में सोने की लातादाद छोटी बड़ी मूर्तियां, सोने चांदी के जेवरात और हीरे जवाहरात भरे हुए थे। 2 बड़ी बड़ी अलमारियां ऐसी थी जिनमें नोटों के बंडल भरे हुए थे। बिलाशुबा तहखाना सिर्फ ये 1 करोड़ अरब रुपए मालियत का था और ये वो सब चीजें थी जो मंदिर में भेंट की जाती थी। क्या मैं ये सब कुछ छोड़कर जा सकता हूँ? पंडित बैरू ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। इस बंगले में तैयारी पर भी मंदिर की कम से कम 2 साल की आमदनी खर्च हुई है। आओ मैं तुम्हें एक और चीज दिखाऊं। वो मुझे एक और कमरे में ले गया। उस दीवार पर लगे हुए स्विच बोर्ड का कवर खोल दिया। उसके अंदर भी एक बटन लगा हुआ था, जिसके दबाते ही दाईं तरफ वाली दीवार शक हो गई। दूसरी तरफ एक सुरंग थी जिसमें दूर तक रोशनी हो रही थी। ये सुरंग यहाँ से 20 मील दूर पहाड़ी के दामन में एक काठी पर खत्म होती है। पंडित बैरू कह रहा था, उस सुरंग पर मेरे करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। किसी ऐसी इमरजेंसी की सूरत में यहाँ से निकलने का ये महफूज तरीन रास्ता है और इस रास्ते से मैं और सिर्फ समित्रा वाकिफ है। तीसरे आदमी तुम हो। तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि तुम पर कितना विश्वास करता हूँ। मैं तुम्हारे विश्वास को धोखा नहीं दूंगा। मैंने कहा, मुझे पूरा विश्वास है। बैरू ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ अब ऊपर चले। हम ऊपर आ गए। उस वक्त रात के 3 बज चुके थे। उसके बाद भी हम देर तक बातें करते रहे और फिर मैं सोने के लिए उस कमरे में आ गया जो मेरे लिए मखसूस था। मैं बिस्तर पर लेटा देर तक पंडित बैरू के बारे में सोचता रहा। धर्म को खराब करने वाले यही पंडित और पुजारी लोग थे और इसलिए धर्म पर से लोगों का विश्वास खत्म होता जा रहा था। मैं पंडित बैरू को बड़ी मुश्किल से कायल कर सका कि उसे बाहर निकलने में कोई खतरा नहीं है। उसे किसी किस्म के मेकअप की जरूरत नहीं। इस हुलिये में उसे कोई पहचान नहीं सकेगा। 2 दिन तक हम समित्रा के जरिए नागराज के बारे में मालूमात हासिल करते रहे और फिर तीसरे रोज हम अपने मिशन पर रवाना हो गए। मैं, पंडित बैरू हमारे साथ था। राधा और समित्रा भी थी। होटल हिल्टन तक पहुंचने में हमें ज्यादा देर नहीं लगी। नागराज, गोपाल, पंडित अमरेश और बेला के साथ इस होटल की तीसरी मंजिल के एक स्वीट में पनाह लिए हुए था और आज हमने उस पर हमला करने का प्रोग्राम बना लिया था। हाल में बड़ी रौनक थी। जयपुर से आई हुई रकासा फन का मुजाहरा कर रही थी। बैरू और राधा एक मेज पर बैठे। मैं समित्रा के साथ दूसरी मेज पर बैठा था। काफी पीने के बाद मैंने बैरू को इशारा किया। वो राधा के साथ उठकर ऊपर जाने वाले जीने की तरफ चला गया। उसके 5 मिनट बाद मैं और समित्रा उठकर लॉबी में आ गए और लिफ्ट में सवार होकर चौथी मंजिल पर पहुंच गए। वहां से सीढ़ियों के जरिए तीसरी मंजिल पर आ गए और फिर ठीक उसी वक्त दूसरी लिफ्ट का दरवाजा खुला। 2 आदमी बाहर निकले। दोनों के हाथों में कैराकोफ राइफलें थी। लिफ्ट से निकलते उन्होंने हमें राइफलों की जद पर ले लिया और हमें धकेलते हुए दोबारा लिफ्ट में घुस गए। छठी मंजिल पर हम लिफ्ट से बाहर निकले। इसी दौरान उनमें से एक आदमी मेरी तलाशी लेकर मेरा पिस्तौल अपने कब्जे में कर चुका था। राहदारी सुनसान पड़ी थी। वो हमें लेकर आखिरी दरवाजे के सामने रुक गए। हल्की सी दस्तक देते ही दरवाजा खुल गया और फिर अंदर दाखिल होते ही मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। राधा और पंडित बैरू एक तरफ खड़े थे। उन्हें भी एक आदमी ने कैराकोफ की जद पर ले रखा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि गड़बड़ कहाँ हुई थी। उन्होंने हमें पहचाना कैसे? यहाँ जो कुछ भी हो रहा था उससे तो लगता था जैसे ये लोग पहले ही से हमारे इस्तकबाल के लिए खड़े थे। हमें भी पंडित बैरू और राधा के साथ खड़ा कर दिया गया। पंडित बैरू की हालत ऐसी थी जैसे मरने से पहले जान निकल रही हो। खौफ की शिद्दत से उसका चेहरा बिल्कुल सफेद हो गया। राधा और समित्रा की हालत भी उससे कुछ ज्यादा मुख्तलिफ ना थी। मेरा भी दिल काम कर रह गया, लेकिन मैं ऐसा खौफ ज्यादा नहीं था कि मरने से पहले ही मर जाऊं। तकरीबन 2 मिनट बाद एक वजनी दरवाजा खुला और नागराज बरामद हुआ। उसके साथ ही बेला भी थी। दोनों के होंठों पर मुस्कुराहट थी। नागराज के गले में स्याह रंग का एक नाग लहरा रहा था
तुम बहुत हिम्मत वाले हो, नागराज मेरी तरफ देखते हुए बोला। लेकिन कहीं ना कहीं पहुंचकर तो हिम्मत जवाब दे ही जाती है। तुम मेरे सारे आदमियों को एक एक करके खत्म करते रहे हो, मगर आज मेरे कब्जे में आ गए हो और मेरे लिए सौदा महंगा नहीं है। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, तुमने मुझे तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे अपनी साख बहाल करने में बरसों लग जाएंगे, लेकिन मुझे अफसोस होगा कि वो सब कुछ देखने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे। मैं तुम्हारे जरिए तुम्हारी कौम पर ऐसा अजाब नाज़िल करूंगा कि तारीख भी उसे भूल नहीं सकेगी। बहरहाल मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। सबसे पहले मैं तुम्हारे सामने इन तुम्हारे साथियों को वो इंजेक्शन लगाऊंगा जो इन्हें तड़पा तड़पा कर खत्म करेगा। ये मेरा आखिरी तजुर्बा होगा और इसके बाद इनकी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। गोपाल पंडित अमरीश के साथ उस दरवाजे से बरामद हुआ। नागराज के इशारे पर पंडित अमरीश ने राधा को गिरफ्त में ले लिया। खौफ की शिद्दत से राधा नीम जान हो रही थी। वो चीखते हुए अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, मगर पंडित अमरीश की गिरफ्त में वो चिड़िया की तरह फड़फड़ा कर रह गई। गोपाल इंजेक्शन लेकर आगे बढ़ा। उसने नीडल राधा के पेट में पेवुस्ट करके पिस्टन दबा दिया। राधा चीख उठी। गोपाल ने नीडल एक झटके से बाहर खींच ली। एक लम्हे को यूं लगा जैसे राधा पुरसुकून हो गई हो, मगर उसकी आंखों में वहशत भरी हुई थी। पंडित अमरीश ने राधा को छोड़ दिया। राधा एक लम्हे को बेइज्जो हरकत खड़ी रही, फिर यूं लगा जैसे उसके जिस्म में तनाव पैदा हो रहा हो। चेहरे से करब और अजियत के तासरात उभरने लगे और फिर उसके मुंह से खौफनाक चीख निकल गई। वो दूरी होती चली गई और दूसरे ही लम्हे वो तकरीबन 1 फुट ऊपर उछली जैसे बिजली का जोरदार झटका लगा हो, और राधा एक बार फिर उछली। मैं फटी फटी नजरों से राधा को देख रहा था। मेरा दिल इस वक्त जैसे कनपटियों में धड़क रहा था। मैंने आंखें बंद कर ली। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, गर्दन पर कन खजूरे से रेंगते हुए महसूस होने लगे। मैं अपनी जगह पर बेइज्जो हरकत खड़ा फटी फटी नजरों से राधा की तरफ देख रहा था, जो इस तरह झटके खा रही थी जैसे उसके बदन में रह रहकर 1000 वोल्ट का करंट दौड़ रहा हो। उसके साथ ही उसके मुंह से बड़ी खौफनाक चीखें निकल रही थी। मैंने पंडित बैरू और समित्रा की तरफ देखा। पंडित बैरू की हालत तो ऐसी थी जैसे वो खड़े खड़े गिर जाएगा। उसने ये खौफनाक मंजर पहली मर्तबा देखा था। उसने कई साल पहले मंदिर पर काबिज होने के लिए लोगों पर बहुत जुल्म किए थे, अपने मुखालफिन को अजियतें दे देकर हलाक किया था। उसने भी दूसरों की बेबसी पर कह के लगाए थे। उनके तड़पने का तमाशा देखा था, उनके शरीर को घायल करके खुश होता था, लेकिन अजियत रसानी का ये तरीका उसने आज पहली मर्तबा देखा था। खौफ ने उसके पूरे वजूद को लपेट में ले लिया था, क्योंकि वो जानता था कुछ देर बाद उसके साथ भी यही सब कुछ होने वाला है। और खौफ शायद उसके रूम में भर गया था और फिर उसकी पतलून ऊपर से नीचे तक गीली होती चली गई। पेशाब उसकी पतलून और जूते को तर करता हुआ फर्श पर बिछे हुए कालीन का भी बेड़ा गर्क करने लगा। इंतहाई नाजुक और संगीन सूरत होने के बावजूद मैं दिल ही दिल में मुस्कुराए बगैर ना रह सका। ये जिंदगी भी अजीब चीज है। जन, जर और जमीन, यही तीनों चीजें जिंदगी का महवर हैं। दुनिया की इब्तदा से अब तक जो कुछ भी होता आया है उसकी बुनियाद यही तीनों चीजें रही हैं। दूसरों को तशद्दुद का निशाना बनाकर और अजियतें देकर हलाक करने में कोई और नहीं समझा जाता। बाज़ औक़ात तो खुशी के शादियाने बजाए जाते हैं। किसी और की जिंदगी का चिराग गुल करते हुए कोई अफसोस या दुख नहीं होता, लेकिन जब बात अपनी जिंदगी की हो, खतरात अपनी तरफ बढ़ते हुए नजर आए तो खौफ के मारे पेशाब खता हो जाता है। और यही कैफियत इस वक्त पंडित बैरू की थी। मेरी नजरें समित्रा की तरफ उठ गई। उसकी हालत अपने गुरु से ज्यादा उत्तर थी। उस हसीन और नौउम्र गोपी ने जिंदगी में सिर्फ ऐश ही देखे थे। इस किस्म की सूरत से कभी सामना नहीं हुआ होगा कि दूसरों को तड़पते हुए देखा जाए और ज़हन में ये ख्याल भी हो कि वो खुद भी इस खौफनाक अंजाम से दो चार होने वाली है। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद हो रहा था, जैसे सारा खून किसी अनजानी और अंधे की कुव्वत ने निचोड़ दिया हो। उसकी टांगे होले होले कांप रही थी और लगता था कि अब गिरी कि तब गिरी। मेरा ख्याल दुरुस्त निकला। उसमें खड़े रहने की ताकत नहीं थी। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे झुकती चली गई। मैं एक बार राधा की तरफ देखने लगा। वो कालीन पर पड़ी बार बार झटके खाकर गेंद की तरह उछल रही थी। उसका जिस्म भी चाकू की तरह दोहरा हो जाता और कभी वो बिल्कुल सीधी हो जाती और तशन्नुज की तरह पूरे जिस्म में इस कदर शदीद तनाव होने लगता जैसे उसकी खाल फट जाएगी। इस वक्त वो ऊंधी पड़ी थी। एक जोरदार झटके से तकरीबन 1 फुट ऊपर उछली और नीचे गिरकर सीधी हो गई। अब उसके मुंह से चीखें नहीं निकल रही थी, मगर एक और चीज देखकर मैं कांप उठा। कई रोज पहले मैंने नागराज के चेले रवि पंडित को भी इसी इंजेक्शन से इस तरह झटके खाकर और तड़पते हुए देखा था। वो मौत भी बड़ी अजियतनाक थी और दूसरों के लिए इबरतनाक थी, मगर राधा इस वक्त जिस कैफियत से दो चार थी उसने मुझे तड़पा कर रख दिया। राधा के मुंह, नाक और कानों से खून बहने लगा था। उसके चेहरे पर शदीद तनाव पैदा हो रहा था। आंखें हल्कों से उबल पड़ी थी। तड़पने और झटके खाने के दौरान राधा ने अपनी कमीज भी फाड़ दी थी। पूरे जिस्म की खाल खींच रही थी और फिर उसकी खाल चिटकने लगी। उसमें इस तरह दरारें पड़ने लगी जैसे बरसों से कैद साली का शिकार बंजर और खुश्क जमीन चिटक रही हो। मेरी मुठियां भिंच गई, दांत कुछ किचाने लगे। नागराज,
मैं गनमैनों की परवाह किए बगैर चीखता हुआ उसकी तरफ लपका, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक गनमैन ने बड़ी तेजी से आगे बढ़कर कैराकोफ राइफल का दस्ता मेरे सीने पर रख दिया। गुरु से दूर रहो वरना गोलियों से छिलनी कर दूंगा। जरब खासी जोरदार थी, यूं लगा जैसे मेरी कोई पसली टूट गई हो। मैं कराता हुआ लड़खड़ाकर राधा के ऊपर गिरा। मैं दोबारा उठकर नागराज की तरफ लपकना चाहता था कि उस शख्स ने राइफल की नाल मेरे सीने पर रख दी और दबाव डालते हुए घुराया। उस तरफ खड़े हो जा वरना। उसकी उंगली ट्रैगर पर थी। मामूली सा दबाव मेरी जिंदगी का खात्मा कर सकता था। जिंदगी खत्म हो गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और कुछ नहीं कर सकूंगा और नागराज को कोई रोक नहीं सकेगा। जिंदगी रहने की सूरत में कुछ उम्मीद हो सकती थी, कोशिशें तो की जा सकती थी। मेरे दिमाग में झगड़े से चल रहे थे। राधा की अजियतनाक मौत ने मेरे होश उड़ा दिए थे, लेकिन गनमैन की जान से मार देने की धमकी ने जैसे ये सोचने का मौका फराहम कर दिया था कि मेरे लिए जिंदा रहना जरूरी था। इस तरह कम अज कम आखिरी लम्हों तक मैं कोई जिद्दोजहद तो कर सकता था। वो उम्मीद का बहुत नाजुक सा तार था जिसे मैंने थाम लिया था। गनमैन ने एक बार फिर घुराया और मैं उठकर समित्रा के करीब खड़ा हो गया, जो अभी तक फर्श पर बैठी हुई थी। उसके जिस्म पर लर्जा सा तारी था और मुझे हैरत थी कि वो अभी तक बेहोश क्यों नहीं हुई थी। मेरी मुट्ठियां अब भी भिंची हुई थी, दांत कुछ किचा रहे थे। मैंने एक बार फिर राधा की तरफ देखा। चेहरे पर खिंचाव की वजह से नक्श किसी हद तक बिगड़ गए थे। आंखें बाहर को निकली हुई सुलग रही थी। उसके बदन पर पड़ने वाली दरारों से खून रिसने लगा था। मेरी आंखों में खून उतर आया। मेरी मुट्ठियां उस सख्ती से भिंची हुई थी कि उंगलियों के जोड़ बिल्कुल सफेद पड़ गए। मैं जिस तरह गुस्सा बर्दाश्त कर रहा था वो कुछ मैं ही जानता था। नागराज! मैं उसकी तरफ देख कर चीखा।